नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ बीट्स के बारे में, जिसका हम एनालिटिकल मेथड आज हम समझेंगे। इससे पहले हम जान चुके हैं पिछले लेक्चर के अंदर की बीट्स होती क्या है, किस तरह से वो फॉर्म होती हैं, बीट्स होती क्या है। अगर एक ओवरव्यू ले तो स्लाइटली डिफरेंट जो हमारी फ्रिक्वेंसी की दो साउंड वेव अगर हम लें, सेम मीडियम में सेम डायरेक्शन में चल रही हूँ, सेम एम्पलीट्यूड हो, तो हमें बीट्स मिलती हैं। लेकिन स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज उनकी होनी चाहिए, तो वो हमने पढ़ा था। जैसे कि अगर उनकी फिगर हम देखें, मान लीजिए एक वेव है हमारे पास, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, अब हम मान लेते हैं इसकी जो फ्रीक्वेंसी है मान लीजिए 8 हर्ट्ज है। इसी तरह से कोई दूसरी वेव लेते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी हम मान लेते हैं कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 6 हर्ट्ज है। अब इनके बीच में जो डिफरेंस है फ्रीक्वेंसी में वो कितना है, 2 हर्ट्ज का डिफरेंस है। ये हमने पिछले लेक्चर में भी समझा था। अब देखिए, अगर जो है इस तरह की जो फ्रीक्वेंसी हो, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हो, सेम डायरेक्शन में ये मूव कर रही हो, सेम मीडियम के अंदर सेम एम्पलीट्यूड के साथ, तो अगर ये साथ में चलती हैं तो हमें क्या मिलती है, एक सुपर इम्पोजिशन मिलती है कुछ पॉइंट्स के ऊपर, और इसी के कारण से हमें बीट सुनाई देती है। तो बीट क्यों सुनाई देती है, क्योंकि जो क्रेस्ट के ऊपर कई जगह पर हमें मिलता है दोनों वेव्स का, और इसी तरह से जो क्रेस्ट और ट्रफ है दोनों वेव का कई कई जगह पर अपोजिट हमें मिलता है। इसलिए जो है जो साउंड है हमें पहले लो सुनाई देता है, फिर एकदम से हाई, और फिर जो कम होता चला जाता है, बिल्कुल लो होता है, फिर एकदम से हाई, इस तरह से चलता है, क्योंकि सुपर इम्पोजिशन इसके अंदर होता रहता है जगह जगह पर। ये हम पिछले लेक्चर के अंदर सब कुछ समझ चुके हैं। अब इसी को जो है हम बेस मानकर इसको सोल्व करेंगे, जो एनालिटिकल मेथड है हमारा। तो चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो S1 और S2 है, दो डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं दोनों वेव्स के लिए जिनकी स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है। तो S1 क्या हो जाएगा हमारे पास, R sin ω1t हम इसको लिख देते हैं, और ये क्या हो जाएगा, R sin ω2t हम इसको लिख देते हैं, क्योंकि इनकी डिफरेंट स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है। ओमेगा किसके बराबर होता है, 2 पाई न्यू के बराबर होता है, तो वो आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं, यानी कि ये क्या हो जाएगा 2 पाई न्यू 1t, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा R sin 2 पाई न्यू 2t। तो इस तरह से आप इन दोनों को लिख सकते हैं। अगर आप जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं तो रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट होगा S, तो वो क्या आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा S1 प्लस S2 आ जाएगा, यानी कि इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आप R को कॉमन निकाल लीजिए, और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, साइन 2 पाई न्यू 1t प्लस साइन 2 पाई न्यू 2t। तो इस तरह से ये आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप इस टर्म को जो है, इस टर्म को A मान लें और इस टर्म को B मान लें, तो यहाँ पर फॉर्मूला आपका बन जाता है साइन A प्लस साइन B का। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला बनता है। यह फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 2 cos A माइनस B बाई 2 और साइन A प्लस B बाई 2, ये फॉर्मूला हमारा बन जाता है। अब ये जो वैल्यूज हैं यहाँ पर अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगी, जो S की वैल्यू है, ये जो S की वैल्यू है, तो S की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ पर 2R cos पाई न्यू 1 माइनस न्यू 2t, ये मिल जाएगी। और डॉट्स जो साइन है हमारा, इसके साथ जो है A प्लस B है, यानी कि न्यू 1 प्लस न्यू 2 जो है हमें मिलेगा t। जब आप सोल्व करेंगे तो ये आपके S की वैल्यू आ जाएगी इतने के बराबर। अब यहाँ पर जो 2R cos पाई न्यू 1 माइनस न्यू 2t है, अगर इसको हम जो है एम्पलीट्यूड मान लें, यानी कि A के बराबर पुट कर दें, एम्पलीट्यूड मान लें जो रिजल्टेंट वेव आई है उसका, यानी कि जो नेट वेव हमें मिली है दोनों के सुपर इम्पोजिशन के कारण, तो ये आ जाएगा हमारा जो S है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, A साइन न्यू 1 प्लस न्यू 2t, ये वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि इसको हमने पूरे को A मान लिया इस टर्म को। यानी कि जो A है वो किसके बराबर है, 2R cos पाई न्यू 1 माइनस न्यू 2t के बराबर है। तो A की वैल्यू ये है, यानी कि जो एम्पलीट्यूड है उसको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। जो A आया हमने यहाँ पर क्या माना, 2R cos पाई न्यू 1 माइनस न्यू 2, ये माना इंटू t। तो एम्पलीट्यूड हमने ये मान लिया यहाँ पर, तभी ये S की टर्म आई है हमारे पास, यानी कि हमने A पुट कर दिया इस पूरी टर्म को। अब A जो है, यानी कि जो एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम को कब होगा, मिनिमम कब होगा, अब इस चीज को हम निकालते हैं। तो वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 2R cos पाई न्यू 1 माइनस न्यू 2t, ये आ गई। तो ये मैक्सिमम कब रहेगी, अब ये जो कोस जो हमारा मैक्सिमम कब होता है, ये 0 पे हमारा 1 होता है, इसी तरह से 1 पे हमारा जो है -1 होता है। तो अगर हम इसको जो है मैक्सिमम रखना चाहें तो हम इसको कैसे रख सकते हैं, जो कोस पाई न्यू 1 माइनस न्यू 2t है, तो ये मैक्सिमम हमें रखना है। तो मैक्सिमम के लिए हम निकाल रहे हैं, तो यानी कि जो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, तो ये कब होगा, ये हमारा होगा कोस जो हमारा k पाई या n पाई कुछ भी लिख लीजिए,
तो k की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, 0 आ सकती है, 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, कुछ भी आ सकती है, क्योंकि cos 0 पे 1 होगा मैक्सिमम। तो इसको आप कह सकते हैं कि ये +-1 के बराबर होगा। k की वैल्यू को 0 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, इस तरह से +1 आएगा या -1 आएगा। तो इन दोनों से यानी कि इससे और इससे मैक्सिमम के लिए अगर हम निकालें तो हमें क्या मिल जाता है, पाई 𝜇1 - 𝜇2t इक्वल टू, यहाँ पर ये क्या मिल जाता है हमें, k पाई है ये, तो k पाई ये हमें मिल जाता है। और फर्दर आप इसको सोल्व करते हैं तो पाई से पाई कैंसिल आउट, जो t की वैल्यू है वो हमें क्या मिल जाती है, k डिवाइड बाय 𝜇1 - 𝜇2 ये मिल जाती है। तो ये टाइम की वैल्यू हमें मिल गई है, यानी कि टाइम की जो रिलेशन मिल गई है हमें। तो जो एम्पलीट्यूड है रिजल्टेंट वेव का, अगर हमें निकालना है, जो रिजल्टेंट हमारी इंटेंसिटी होगी साउंड की, वो मैक्सिमम किस किस टाइम पर होगी, जब k की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे 0, 1, 2। तो अगर k की वैल्यू को 0 पुट करते हैं तो t इक्वल टू 0, k की वैल्यू को 1 पुट करते हैं तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, 1 बाय 𝜇1 - 𝜇2, और k की वैल्यू को 2 पुट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 2 बाय 𝜇1 - 𝜇2, 3 पुट करते हैं, 3 बाय 𝜇1 - 𝜇2। तो इस तरह से अगर k की वैल्यू को 0, 1, 2, 3 आप पुट करेंगे तो अलग अलग आपको जो है टाइम चीजें मिलेंगी, टाइम के बीच में जो रिलेशंस हैं आपको मिलेंगी। अब जो टाइम इंटरवल है दो सक्सेसिव मैक्सिमा का अगर हम निकालें, दो सक्सेसिव मैक्सिमा का क्या मतलब है कि इसमें से जो सक्सेसिव है इसमें से पीछे वाली वैल्यू को माइनस कर दें, या फिर इसमें से इसको माइनस कर दें, सक्सेसिव में से माइनस करना है, यानी कि 1 बाय 𝜇1 - 𝜇2 -0 इसके लिए आ जाएगा ये। और ये हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 बाय 𝜇1 - 𝜇2, यानी कि ये वैल्यू आ गई। अब ये तो आ गई हमारा जो टाइम इंटरवल है जो बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा ऑफ साउंड के लिए, जैसे कि इसमें से इसको माइनस कर दे, सक्सेसिव में से पिछले वाली टर्म को माइनस कर देना है, तो इतनी वैल्यू आ गई। ये क्या है, टाइम इंटरवल। अगर आप फ्रीक्वेंसी देखें, फ्रीक्वेंसी यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1/t, तो ये 1 के अंदर है। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, तो फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करेंगे तो वो क्या आ जाएगी हमारी, 𝜇1 - 𝜇2। अब यहाँ पर देखिए न्यू होता है हमारा 1/t, यानी कि 1 टाइम पीरियड, यानी कि ये आया 1 ये। तो अगर फ्रीक्वेंसी हमें निकालेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगी 𝜇1 - 𝜇2 के। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्सिमा आप इसको बोलेंगे। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्सिमा आपने निकाल ली, तो ये समझ आ गई। अब अगर हम बात करें जो फ्रीक्वेंसी ऑफ मिनिमा की बात करें, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मिनिमम कब होगी, तो इसी टर्म को जो हमारे पास cos पाई 𝜇1 - 𝜇2 ये t थी, तो मिनिमम ये कब हो गई, अगर हम मिनिमम की बात करें, अगर ये 0 हो जाए टर्म, तो 0 कब हो गई हमारे पास, जब आप जो है cos को ये लिखें 2k+1 लिख लें या 2n+1 लिख लें, कुछ भी लिख लें, और यहाँ π/2, क्योंकि cos 90 पे 0 होता है हमें पता है। तो यहाँ पर अगर आप जो है cos π/2 पुट कर दें, यानी कि k को अगर आप 0 पुट कर दें तो cos π/2 आ जाएगा, तो वो 0 आ जाएगी वैल्यू। इसी तरह से 1 पुट करेंगे यहाँ पर, तो 1 पुट करेंगे तो 3π/2 आ जाएगा, तो इसीलिए मिनिमम रहेगी इसकी वैल्यू के लिए, इस फॉर्मूले के लिए। तो k को यहाँ पर आप क्या पुट कर सकते हैं, 0 पुट कर सकते हैं, 1, 2, 3 कुछ भी आप पुट कर लीजिए, तो मिनिमम के लिए ये रिलेशन हमारी बनेगी। और यहाँ पर इससे और इससे, यानी कि जो मिनिमम के लिए आपने जो ये रिलेशन निकाली है 𝜇1 - 𝜇2t, तो ये किसके बराबर आ जाएगी हमारी, यहाँ पर ये आ जाएगी 2k+1 ये चीज, और π/2 इसके बराबर आ गई। अब इसको आप फर्दर सोल्व करते हैं, यानी कि जो अगर t की वैल्यू को निकालते हैं तो t की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2k+1, यानी कि ये जो है, और डिवाइड में क्या आ जाएगी हमारी 2, ये जो 2 है उसके साथ 2 𝜇1 - 𝜇2 ये आ जाएगी। तो 2k+1 और 2 𝜇1 - 𝜇2 ये t की रिलेशन हमारे पास बनती है। ये अब ये मिनिमा के लिए आई है, ध्यान देना है, ये मिनिमा के लिए आई है। अब यहाँ पर अगर हम k की वैल्यू को 0 पुट करते हैं तो हमारे पास t क्या आ जाएगा, k की वैल्यू को 0 पुट किया, जैसे कि यहाँ पर 0, 1, 2, 3, तो यहाँ पर t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 𝜇1 - 𝜇2 ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से k की वैल्यू को 1 पुट करते हैं, 1 पुट करेंगे तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 3/2 𝜇1 - 𝜇2 आ जाएगी। इसी तरह से k की वैल्यू को 2 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5, और यहाँ पे क्या है 2 𝜇1 - 𝜇2 ये आ गई। तो टाइम की वैल्यू ये हमारे पास आती रहेंगी अलग अलग, अगर हम k की वैल्यूज को पुट करेंगे। तो ये तो एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट की बात की हमने। तो जो रिजल्टेंट यानी कि जो इंटेंसिटी है साउंड की
डिफरेंट टाइम्स के ऊपर ये हमें मिलेगी। अब अगर हम निकालते हैं टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव मिनिमा, यानी कि इसके और इसके बीच में या फिर इसके और इसके बीच में, यानी कि इसको इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर आप टू सक्सेसिव मिनिमा के बीच में जो है टू सक्सेसिव मिनिमा निकालते हैं साउंड का, जो टाइम इंटरवल है उनके बीच का टाइम निकालते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 न्यू1 माइनस न्यू2, यानी कि इसमें से इस टर्म में से आप इस टर्म को माइनस कर देंगे या इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, सेम ही रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ये आपके पास जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 1/न्यू1 माइनस न्यू2, ये वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि सेम वैल्यू जो कि हमारी मैक्सिमा के लिए आई थी। अब इसी तरह से इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी होगी मिनिमा की, फ्रीक्वेंसी भी क्या आ जाएगी हमारे पास, न्यू1 माइनस न्यू2 आ जाएगी, जैसे कि हमारी मैक्सिमा के अंदर आई थी। लेकिन इनके बीच में डिफरेंस क्या है, यानी कि यहाँ पर 1 3 5 है, आपने देखा वहां पर 1 2 3 था इस तरह से, और यहाँ पर हाफ है, यानी हाफ है, 3/2 है, 5/2 है, यानी कि जो हमें नंबर ऑफ बीट्स मिलेंगी पर सेकंड अगर हम मैक्सिमा या मिनिमा में देखें तो डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी मिलता है, यानी कि फर्स्ट वेव की जो फ्रीक्वेंसी थी न्यू1 थी, सेकंड वेव की फ्रीक्वेंसी न्यू2 थी, और यहाँ पे क्या है न्यू1 माइनस न्यू2 मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट जो है पर सेकंड वो डिफरेंस मिलेगा इन दोनों फ्रीक्वेंसी का। एक तो ये क्लियर है, और जो अगर हम दोनों को देखें तो ये हमें अल्टरनेटली मिलती हैं, यानी कि मैक्सिमा मिलता है, मिनिमा मिलता है, वो हमें अल्टरनेटली मिलेगा। अब इन रिलेशन से ये हमें क्लियर हो जाता है, जो हमने ये टाइम की वैल्यू निकाली है अलग अलग टाइम के लिए, कि ये जो मैक्सिमा है और जो मिनिमा है इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है वो हमें अल्टरनेटली मिलेंगी।